हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, डिस्कस द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो स्पेशली ये वीडियो बना हुआ है बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 में, जिनका फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स जो है 21st सेंचुरी, इसमें जो ये टॉपिक अगर किसी में भी आपका कोर पेपर में मान के चलते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन में कोर पेपर में हो या फिर आपका किसी में भी हो, ठीक है, ये अभी डीएससी 3 में बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी में डीएससी 3 में आता है, वीवीयू में विनोबा यूनिवर्सिटी में आपका डीएससी 4A में आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तैयार हो चुका है, एक क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया, ये है सेकेंड क्वेश्चन, है ना। उसमें था हमारा क्या था, कंपोनेंट्स था एंड था व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन पॉलिसी। तो मैंने फॉरेन पॉलिसी को तो समझा दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा कि फॉरेन पॉलिसी है क्या। ठीक है, मैं इतना बस आपको समझा दूंगा फॉरेन पॉलिसी क्या है कि किसी भी कंट्री का एक ऐसा पॉलिसी है, ठीक है, जिससे वो क्या कर सकता है, अपना नेशनल इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, अच्छा कर सकता है, नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकता है, सेव कर सकता है ना, अपना वैल्यूज़ को अपहोल्ड कर सकता है, ठीक है, ग्लोबली अपने कंट्री को एक लेवल पे पहुंचा सकता है ना, ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन अच्छा बनाने के लिए इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड, पार्टिसिपेशन इन अलायंस में पार्टिसिपेट होके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट होके वो क्या कर सकता है, उस हिसाब से उसका क्या बनता है, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर मेन वर्ड है हमारा डिटर्मिनेंट्स, कि ये डिटर्मिनेंट्स होता गया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स मतलब आप एक समझो कि फैक्टर समझ सकते हो आप ऐसे करके कि ऐसा क्या क्या चीज़ है जिसके कारण से फॉरेन पॉलिसी जिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या क्या कारण है जिसके कारण फॉरेन पॉलिसी थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स में ना एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर इसको हम ये वाला लाइन थोड़ा पढ़ते हैं। A nation's foreign policy is continually shaped by its values, interest, historical experiences, and the ever-evolving geopolitical landscape, reflecting the dynamic nature of international relation। ठीक है, यहाँ पर देखो एक एक वर्ड है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब हमें समझ में आ गया कि नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र का हित किस में, राष्ट्र का इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, अपना वैल्यू को शेप देने के लिए। ठीक है, अभी आप इंडिया का अगर बात करते हो तो इंडिया का आप समझ सकते हो कि अभी के टाइम में इंडिया का कितना वैल्यूज़ है ग्लोबली। ठीक है, अब देखो हिस्टोरिकल, देखो कोई भी स्टेट है ना, अभी हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉलोनिज्म का एक फेज़ आया था। ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं, कॉलोनिज्म, एक्सप्लोइटेशन हुआ था। ठीक है हमारा, तो ये सब चीज़ बात को ध्यान रखते हुए फॉरेन पॉलिसी भी इस पे तैयार होता है। ठीक है, मतलब हिस्ट्री में जो भी कुछ हुआ है, अगर आप अपना बात करो तो आप क्या करोगे, हिस्ट्री में जितनी गलती दोहराई गई है उसको हम कोशिश करेंगे कि अब नहीं दोहराया जाए। ठीक है, ऐसा करते हैं ना, तो वो सब बातों को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, अपना एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से हम क्या करते हैं, नेशनल का फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं अपना नेशन का। और यहाँ वर्ड एक आता है जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप। ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना, जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या होता है। ठीक है, देखो जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप होता है ना, वो होता है जैसे मान के चलो आप इंडिया का बात करते हो। ठीक है, आप लोग इंडिया का बात करते हो, इंडिया का मैप आप लोगों ने सभी ने देखा है। ठीक है, इंडिया के आपके अगर बोल सकते हैं हम नॉर्थ ईस्ट में हम क्या बोल सकते हैं, उधर चाइना है। ठीक है, और एक साइड क्या है आपका, पाकिस्तान है। एक साइड क्या है आपका, इधर आप अगर पूरा ईस्ट में जाओगे तो म्यांमार है। तो एक बात बताओ, चाइना और इंडिया के बीच में दो बफर स्टेट है। बफर स्टेट किसको बोलते हैं, अगर दो बड़ा नेशन है उसके बीच में कोई अगर दूसरा स्टेट आ जाता है। ठीक है, स्टेट बोलने का मतलब है बफर कंट्री है। ठीक है, एक दूसरा कंट्री आता है, जैसे कि नेपाल जो आपका है वो क्या, इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट है। और फिर क्या है आपका, आप देखो भूटान भी उसी तरह से। फिर म्यांमार भी जो है, अगर ईस्ट साइड में जाओ, ईस्टर्न साइड में, तो म्यांमार पूरा लैंडलॉक्ड है। ठीक है, मतलब हमारे बॉर्डर पे। तो हमारा फॉरेन पॉलिसी ऐसा होगा कि हम उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रख सके। ठीक है, नेपाल के साथ अगर हम, चाइना भी चाहेगा कि नेपाल के साथ उसका अच्छा रिलेशन बने। ठीक है, चाइना भी चाहेगा कि नेपाल में उसका कंट्रोल हो। ठीक है, इंडिया भी चाहेगा कि नेपाल पे उसका कंट्रोल हो। ठीक है, अगर देखो कंट्रोल हो मतलब अच्छा रिलेशन बना के हम रख सके। ठीक है, तो चाइना क्या अपनाता है, चाइना अपना सकता है कि उसको वो लोन दे दिया। ठीक है,
लोन दे दिया, अब लोन दे दिया, अब मान के चले छोटा कंट्री मान के चले लोन चुका नहीं पाया तो उस पर हावी हो जाएगा। और अगर उस पर हावी हो गया वो, ठीक है, भूटान पे मान के चले हावी हो गया, हावी हो गया, नेपाल पे हावी हो गया, तो वो क्या करेगा, अब मान के चले अपना मिलिट्री ट्रूप्स उसको क्या सोल्जर को लेके आगे बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इंडिया का नेशनल इंटीग्रिटी को खतरा हो जाएगा, हो सकता है ना। तो ये सब बात को ध्यान रखते हुए, ठीक है, इंडिया क्या करेगा कि नेपाल और भूटान के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखेगा फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। अब इंडिया, अब एक चीज़ और देखो, जो अगर हम बात करें किसका, इंडियन ओशियन का, ठीक है, तो देखो जो जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या होता है ना, देखो एक चीज़ बताओ, अभी इतना जितना मैंने आपको समझाया, ठीक है, वो सब चीज़ आपका कभी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है कंडीशन होगा, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होगा, लेकिन क्या होगा कि जहाँ इंडिया जहाँ पे है जियो पॉलिटिकल, जहाँ जिस जगह पे वहाँ से तो इंडिया तो कहीं नहीं चल जाएगा, है ना। नीचे में आपका इंडियन ओशियन रहेगा। अब एक चीज़ देखो, इंडियन ओशियन जो है चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, इंडिया के लिए भी हो जाता है, ठीक है। तो दोनों क्या चाहेगा, हम ऐसा फॉरेन पॉलिसी बनाए, ठीक है, कि वहाँ पर मेरा कंट्रोल बना रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या होता है जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप में, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द डायनेमिक नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन जो भी बनेगा, ठीक है, इसमें ये सब चीज़ आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी इज शेप्ड बाय नेशंस वैल्यू, इंटरेस्ट, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस एंड जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट। फिर से इसको फिर से आ गया लिखा हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज में अडॉप्ट डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन देयर यूनिक सर्कमस्टांसेस। देखो ऐसा अगर होता कि फॉरेन पॉलिसी एक चैप्टर जैसा होता, ये पॉइंट होता है, अब इसको सब जन अपना रहा है, ठीक है, ऐसा होता तो सारे कंट्री का अपना अपना एक फॉरेन पॉलिसी, अपना अपना नहीं सेम फॉरेन पॉलिसी होता, लेकिन नहीं, डिफरेंट कंट्रीज हैविंग डिफरेंट जियोपॉलिटिकल एरियाज, है ना, जियोपॉलिटिकल लोकेशन एंड हैविंग डिफरेंट यूनिक सर्कमस्टांसेस सेपरेटली, सबके पास यूनिक सर्कमस्टांसेस है, इसीलिए डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी है उसका स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया है डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट्स को हम इजीली समझेंगे, यहाँ पे आप नोट्स में मैंने आपको समझा दिया, नेशनल इंटरेस्ट समझा दिया, नेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या है। अगर देखो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल देता हूँ, वहाँ वो क्या है कि वो इससे पहले का वीडियो, उसको अगर आप जाके देखते हो तो नेशनल इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे यहाँ पर रोल प्ले करता है। देखो समझो, नेशनल इंटरेस्ट में पॉलिसी आर क्राफ्टेड टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन एंड ट्रेड बैलेंस। अब देखो जैसे देखते होगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो बड़े बड़े कंपनीज है वो क्या करती है, वो आती है इंडिया में, है ना, इन्वेस्टमेंट करती है। अभी हम इंडिया को लेके चल रहे हैं, हम इंडिया का यूज़ नहीं करेंगे कहीं पे, हम इंडिया को बस समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग सबसे ज़्यादा करीब किससे हो, इंडिया से, इंडिया के बारे में ही समझ सकते हो। मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बात करूँगा तो आपको लगेगा ये तो डिफरेंट बात हो रहा है, ठीक है, तो इंडिया के बारे में ही समझते हैं, ठीक है। तो इंडिया में आएगी कंपनीज, क्या होगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, इंडस्ट्रीज लगाएगी। अब इंडस्ट्री से क्या होगा, हमारा भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कि गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको खरीदा जाएगा तो वहाँ पे, ठीक है, उसके बाद जॉब क्रिएशन होगा, वहाँ पे जो जॉब जितने होंगे वो इंडियंस होंगे, ट्रेड बैलेंस होगा, ठीक है यहाँ पे। अब देखो बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड टू ओपन मार्केट्स एंड सिक्योर एडवांटेज टर्म्स। देखो ये जो टर्म है बायलैटरल एंड क्या है, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। देखो एक बात बताओ, जैसे कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं सामान को तो क्या हो जाता है, इसकी इंडिया मार्केट बन के रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, अच्छा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वो कब होगा, जब हमारा मार्केट क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है, हमारा भी मार्केट ओपन होगा, दूसरा का भी मार्केट ओपन रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है वो इंक्रीज करेगा, नेशनल इंटरेस्ट क्या होगा, फुलफिल होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, मैंने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझा दिया, इंक्लूडिंग अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एम टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो देखो देखते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट जगह को क्या किया जाता है कि
उसको दिखाया जाता है कि क्या बोल सकते हैं उसको, कि यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पर अगर इंडस्ट्री लगाने पे ये फ़ायदा है, डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स है, ये है, ठीक है। तो वो सब चीज़ का फ़ायदा होता है। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर बात है सिक्योरिटी का, तो वो भी क्या है, नेशनल इंटरेस्ट में आता है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन गाइड डिफेंस पॉलिसी, मिलिट्री अलायंस एंड आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट। देखो मिलिट्री अलायंस का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ मिलिट्री अलायंस भी होता है, कि अगर मेरे कंट्री में कुछ संकट आए तो हम क्या कर सके, आपको हेल्प कर सके, ठीक है। नहीं, आप हमको हेल्प कर सकते हैं, और आपके साथ ऐसे अगर ऐसा कुछ हो तो जैसे मान के चलो, क्या बोल सकते हैं कि 5-6 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। और लोग यहाँ पे समझो एक कंट्री के जैसे हैं, ठीक है। 5-6 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पर वो एग्रीमेंट है कि अगर किसी को भी कोई नुकसान होता है तो जितने 5-6 लोग हैं सब मिल के उसको धोएंगे जो उसको नुकसान पहुंचा है, ठीक है। तो वही हाल है यहाँ पर भी, ठीक है। अब देखो एफर्ट्स टू कॉम्बेट ट्रांसनेशनल थ्रेट सच एज टेररिज्म, साइबर अटैक, इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी डिसीजन। टेररिज्म का नाम लेते ही पाकिस्तान का याद आता है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो एफर्ट्स टू कॉम्बेट ट्रांसनेशनल थ्रेट, इसका मतलब ये होता है ना कि जो थ्रेट जो सारे जगह पे हो, जैसे कि टेररिज्म, जो टेररिज्म से सब परेशान, साइबर अटैक से सब परेशान, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो ये सब जो है ये फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि ऐसा फॉरेन पॉलिसी बनाना है, ठीक है, कि हम इसको क्या करें, इस थ्रेट को क्या कर सके, कॉम्बेट कर सके, इसको हम ख़त्म कर सकें, ठीक है। तो इस कारण से इंडिया के साथ बहुत कोई है, सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि टेररिज्म को ख़त्म करने में अमेरिका, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ है ना, सब लगे हुए हैं। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट सीक टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट रैशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट सीक टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट रैशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। हर एक जगह का स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं हम फॉरेन पॉलिसी को बना दें कि रीजनल स्टेबिलिटी ही ख़राब हो जाए, कन्फ्लिक्ट होने लगे, तो ऐसा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, मतलब ये रोल है, ठीक है। अब देखो जियो पॉलिटिकल कंसिड्रेशन को हमने समझा दिया है। एक है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एक है रीजनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। देखो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को हमने समझा दिया है कि कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक वाटरवेज एंड लैंड रूट्स में लीड टू असर्टिव फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी ऐसे होगा कि मेरा कंट्रोल रहे कुछ वाटरवेज पे, लैंड रूट्स पे, ठीक है, ऐसा। अभी पता है, अभी ये क्या बोलता है आपका रावी नदी वाला जो आपका है, रिवर वाला, वो है, क्या बोल सकते हैं, अभी न्यूज़ में, ठीक है। तो उसको आप लोग देख सकते हो, लिखना नहीं एग्ज़ाम में, क्योंकि वो इंडिया है ना, इंडिया से रिलेटेड आपको ये पढ़ना नहीं है। देखो रीजनल इन्फ्लुएंस, नेशंस aspire to shape regional dynamic to align with their interest and security concern. Foreign aid and diplomatic initiatives may employed to build influence among neighboring countries, ठीक है। देखो रीजनल इन्फ्लुएंस में भी वही है जो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जैसे यहाँ पर तो बात हो गया आपका लैंड रूट्स एंड वाटरवेज का। यहाँ पर रीजनल इन्फ्लुएंस जो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मैंने बताया था म्यांमार हो गया, ठीक है, पूरा लॉक किया हुआ है इधर साइड से, ठीक है। तो उसके साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तो ये चीज़ हो गया। अब देखो इकोनॉमिक फैक्टर भी है, तो नेशनल इंटरेस्ट में हमने इकोनॉमिक फैक्टर को देखा था, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर में थोड़ा सा उसमें उस तरह से होगा, देखो ट्रेड रिलेशन अच्छा बनना, ऐसा हो कि ट्रेड रिलेशन अच्छा हो, फॉरेन पॉलिसी हमारा ऐसा होगा, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स होगा, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स का मतलब हम थोड़ा समझते हैं। फॉरेन पॉलिसी अडेप्ट ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट सच इज द राइज ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स एंड इकोनॉमिक डाउन टर्न इन मेजर इकोनॉमीज, रिस्पॉन्सेज टू ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस में इवॉल्व कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट। देखो थोड़ा समझते हैं, हम पढ़ रहे हैं फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो हमारा पॉलिसी ऐसा होगा कि हम तो साथ में, फॉरेन पॉलिसी हमारा ऐसा होगा कि हम तो साथ में ग्रो करें ही करें, ठीक है। हमारा जो जिसके साथ अलायंस बना हुआ है तो वो भी साथ में ग्रो करे, ठीक है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, ठीक है, तो ये भी इसको ये क्या हम किसी से हम मदद मांग सकते हैं, लोन ले सकते हैं, कुछ भी, तो हमारा फॉरेन पॉलिसी ऐसा बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। रिस्पॉन्स टू ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस में इवॉल्व कोलैबोरेटिव में कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट्स। मान के चलो कोई भी
कंट्री है, ठीक है, वो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अगर उसको थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे, हमारा फॉरेन पॉलिसी बना हुआ है, ठीक है, हमें पता है ह्यूमन, हम लोग फॉरेन पॉलिसी ह्यूमन राइट को भी सोच के करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। अब देखो सिक्योरिटी कंसर्न, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, ठीक है, तो इन लोग को थोड़ा समझाने के लिए है ना, मिलिट्री आपका अलायंस बना हुआ है ना, जैसे कि सिक्योरिटी अलायंस, जैसे कि नाटो, है ना, इन्फ्लुएंस डिफेंस पोस्चर एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। देखो ये नाटो जो है, ये आप वर्ड सुने होंगे, ठीक है, ये सिक्योरिटी अलायंस जो है इसका वर्ड सुने होंगे रसिया और यूक्रेन के वॉर में, ठीक है, नाटो का, ठीक है, शायद दूसरा नहीं पता, यही था शायद, ठीक है, यही होगा। जैसे क्या है कि वहाँ पे क्या होता था कि यूक्रेन भी नाटो में शिफ्ट आ गया था, तो उससे क्या हुआ कि अमेरिका अपना जो ट्रूप्स है, सेना है, वहाँ लेके वहाँ पहुँच गया, तो इससे क्या हुआ, इससे नुकसान हुआ, रसिया को लग रहा था वो नेशनल इंटीग्रेशन उसका ख़राब हो रहा है, ठीक है, उसका सॉवरेनिटी जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका मान के चलो दुश्मन मुल्क जो है, मान के चले बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है, कि वहाँ उसको वो एंट्री ले रहा है, तो वहाँ पर कुछ दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए उसने यूक्रेन पे एक हमला कर दिया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मिलिट्री अलायंस बना के रखना, उससे क्या होता है कि अपने कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा, ठीक है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करना, डिफेंस पैक्ट्स कंट्रीब्यूट टू कंट्री, जैसे कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का ये मतलब हो गया कि साथ में जब डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ आपका फॉरेन पॉलिसी बना हुआ है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि जो आपके हित में नहीं सोचने वाले जो कंट्री है, तो वो क्या होंगे, थोड़ा देखेंगे, अरे बाप रे, ये तो ये लोग तो साथ में, जैसे होगा ना कि दो दोस्त हैं मान के चलो, ठीक है, साथ में आ रहे हैं, तो आप मान के चलो 5-6 लोग साथ में आ रहे हैं, तो एक लड़का अगर आपको कुछ पीटने वाला है, तो वो आपसे डर जाएगा, ठीक है, ऐसा वैसा कुछ हो सकता है ना। देखो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को कैसे काउंटर करना है, कोलैबोरेशन विथ अदर नेशन टू कॉम्बैट टेररिज्म। देखो ये चीज़ ना, आप कोलैबोरेशन विथ अदर नेशन टू कॉम्बैट टेररिज्म, ये चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलेगा समझने को, ठीक है, अगर आप लोग रियलिटी में देखना है तो डिफरेंट मूवीज़ देख सकते, मूवीज़ नहीं देखने बोलूँगा मैं, सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन क्या है कि डिफरेंट मूवीज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हीरो है, मान के चलिए वो कोई आर्मी में, या तो फिर क्या बोल सकते हैं, कोई इंडिया का एजेंट है, ठीक है, जो कि टेररिज्म, मतलब ऐसा उसका वही है कि उसको टेररिज्म ख़त्म करना है, ठीक है, तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ भी जाता है, तो वहाँ के भी एजेंट जो है उसको हेल्प करते हैं टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ क्या है आपका, कोलैबोरेशन विथ अदर नेशन टू कॉम्बैट टेररिज्म, इवॉल्व इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन एंड जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन, ठीक है, जैसे मान के चलो बोल सकते हैं, सब पाकिस्तान में कोई आतंकवादी घुसा हुआ है, ठीक है, अब उसको क्या करना है, ख़त्म करना है, लेकिन क्या है कि नहीं, पाकि ऐसा हाँ बोल सकते हैं, ठीक है, मान के चलो वहाँ का कोई एजेंट है जो कि अच्छा होगा, ठीक है, चलो पाकिस्तान का बात हटाते हैं, मान के चलो कोई ऐसा कोई भी कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे कोई है, कोई टेररिस्ट है, ठीक है, वहाँ पे आया हुआ है, अब यहाँ पे इंडिया के लोग भी वहाँ पे है, एजेंट है, तो वो उन्हें पता चला, अब क्या है कि फॉरेन पॉलिसी हमारा ऐसा रहेगा, तब हम जाके ना कि हम दूसरे कंट्रीज़ को भी अपने में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ के भी कंट्री का मिलिट्री और यहाँ पर भी हम लोग दोनों साथ में मिल के उसको क्या करें, कॉम्बेट करें ठीक है, टेररिज्म को, समझ में आ रहा है, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाला है तो उसको कॉम्बेट करें, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉरेन रिलेशनशिप। चलो देखो, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इसको हम समझाते हैं, शेयर्ड हिस्ट्री एंड कल्चरल टाइज। देखो कल्चरल टाइज मतलब ये होता है ना कि जैसे कि कल्चरल डिप्लोमेसी इनिशिएटिव सच इज द लैंग्वेज एक्सचेंजेस प्रोग्राम्स एंड कल्चरल फेस्टिवल्स इनहेंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस, सॉफ्ट पावर डेराइव फ्रॉम कल्चरल अपील्स फोस्टर पॉजिटिव इंटरनेशनल परसेप्शन। देखो समझो कि मान के चलो, ऐसे हम बोल सकते हैं, थोड़ा समझेंगे इसको, कि अगर हम शेयर्ड हिस्ट्री का बात करें, ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि हिस्टोरिकल अलायंस, अगर हिस्ट्री में किसी के साथ अगर अच्छा अलायंस बना हुआ, ठीक है, तो वो किस पे, ऑन द हिस्टोरिकल अलायंस में फॉर्म द बेसिस
फॉर करंट डिप्लोमेटिक रिलेशन। हिस्टोरिकल अगर अलायंस पहले से बना हुआ है ना, तो वो करंट अगर किसी को डिप्लोमेटिक रिलेशन या कोऑपरेशन का बात होगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, फॉरेन पॉलिसी वैसा बनेगा हमारा। ठीक है। हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट में लीव लास्टिंग डिप्लोमेटिक टेंशन एंड इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी डिसीजन। अभी देखो बात करो पाकिस्तान का बात करेंगे तो उसके साथ हम लोग का कितना भी कर ले डिप्लोमेटिक टेंशन बना रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया शेयर्ड हिस्ट्री का पार्ट। ठीक है। तो अब क्या है कि अगर कल्चरल टाइज का बात करें तो हमारा देखो कल्चरल डिप्लोमेसी इनिशिएटिव क्या है कि सच एज लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम एंड कल्चरल फेस्टिवल एंड इनहेंस डिप्लोमेटिक रिलेशन। देखो समझो कि अभी आप लोग देखते होंगे, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में भी क्या है कि इंडिया का फेस्टिवल बनाया था। इंडिया का फेस्टिवल मतलब आप समझ गए, ठीक है, इंडियंस फेस्टिवल मनाया जाता है, फिर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ क्या है, कल्चरल टाइज के अंदर आता है। ठीक है। अब हम 6 नंबर हमारा है लीडरशिप एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। देखो लीडरशिप स्टाइल एंड ये हो गया डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन। ठीक है। द पर्सनैलिटी विजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल लीडर्स इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी डिसीजन। ठीक है। अभी देखो कि हर एक देखो डिफरेंट कंट्रीज हैविंग डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर और लीडर्स एट डिफरेंट टाइम। अलग अलग टाइम में अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग उसके लीडर होते हैं। ठीक है। जैसे कि द पर्सनालिटी विजन्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल लीडर इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। अभी जिस प्रकार के लीडर का मान के चले इंडिया में भी कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो बीजेपी गवर्नमेंट, तो बीजेपी गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी जो है, ठीक है, वो क्या होगा, जैसे मान के चले नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, अच्छा हमारा सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए, है ना, कोई हमारा ग्लोबली हम क्या बोल सकते हैं, हमें इस लेवल पे जाना है, तो वो आइडियोलॉजी बना हुआ है ना। तो अभी देखो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, ठीक है, अभी क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में पहले क्या होता था, मंदिरें टूटती थी, अभी क्या है मंदिरें बन रही है। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, सऊदी अरब ये डिफरेंट एंड ऑल। ठीक है। कंट्री हर जगह क्या हो रहा है, मंदिरें बन रही है। तो वो आइडियोलॉजी किसका है, हमारे लीडर का, नेशनल लीडर का। ठीक है। अब देखो पर्सनल डिप्लोमेसी एंड समिट मीटिंग एंड हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल इंगेजमेंट रिफ्लेक्ट्स लीडरशिप प्रायोरिटी। ठीक है। अब देखो कि अगर मान के चलो कि एक मीटिंग हुआ, दोस्तों का मीटिंग है, सबको बुलाया गया और एक दोस्त को नहीं बुलाया गया, दो दोस्त को नहीं बुलाया गया, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे प्रायोरिटी उसे नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। और अगर आपको बुलाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इंटरनेशनल इंगेजमेंट है, ठीक है, तो समिट मीटिंग है, हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल इंगेजमेंट है, पर्सनल डिप्लोमेसी है, तो वहाँ पर अगर आपको बुलाया जा रहा है तो वहाँ पे आपका क्या है, लीडरशिप प्रायोरिटी। ठीक है। कौन से आप लोग कमेंट में बताओगे, अगर देख रहे होगे अभी तक वीडियो देख रहे हो तो, है ना, कमेंट में बताओगे कि किसने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज बॉस। ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ कंप्लीट। चलो अब हम देखते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन को। पब्लिक ओपिनियन, इंटरेस्ट ग्रुप्स इन्फ्लुएंस एंड इलेक्टोरल कंसिडरेशन इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस। देखो ऐसा नहीं है कि जो लीडर है वही सिर्फ हर चीज़ करता है। ठीक है। हमारा जो इंटरेस्ट ग्रुप है यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, पब्लिक का क्या ओपिनियन है, कैसा होना चाहिए, वो सब चीज़ को भी देख के क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी हमारा बनाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज क्रूशियल फॉर प्रोजेक्टिंग ए कंसिस्टेंट एंड क्रेडिबल फॉरेन पॉलिसी। डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज क्रूशियल। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर भी वही चीज़ है, घर में अगर हमारा कंडीशन अच्छा नहीं रहे तो हम बाहर जाके भी हम ये क्या बोल सकते हैं, पार्टी नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रूशियल होना चाहिए प्रोजेक्टिंग, कोई भी एक फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए हमारा डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है। यही बात है यहाँ पर भी, दोनों सेम बात है यहाँ, पब्लिक ओपिनियन एंड इंटरेस्ट ग्रुप इन्फ्लुएंस, है ना, ये हो गया। और फिर हमारा क्या है यहाँ, डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दोनों सेम चीज़ आप समझ सकते हो। ठीक है। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। अब देखो यहाँ 7 नंबर है हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रीटीज। ठीक है। बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर इतना इतना पॉइंट्स आप लिखा देते हो। देखो बात क्या है कि जितना ज़्यादा पॉइंट आपको दिमाग में रहेगा
ठीक है, तो उससे आपको 1-2 पॉइंट कम ही याद रहेगा, तो एग्ज़ाम में आप लोग उतना लिख लोगे। ठीक है, देखो इंटरनेशनल कमिटमेंट है, कुछ कमिटमेंट होता है जो इंटरनेशनली होता है। जैसे कि अगर हम लोग अभी बात करें कि इंडस रिवर का जो ट्रीटीज़ हुआ था, ठीक है, तो उसमें 3 रिवर्स पाकिस्तान के पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान के हक में था कि पाकिस्तान उसको यूज़ करेगा, और 3 रिवर जिसमें रवि भी था वो इंडिया यूज़ करेगा। उतने इतने सालों से रवि का पानी भी जा रहा था आपका इसमें पाकिस्तान में, उसे अभी क्या हुआ, उसको उसको रोक दिया गया। इसलिए नहीं रोका गया कि पाकिस्तान उस पानी से तरस जाए, बात ये था कि उसका पानी कश्मीर और पंजाब पंजाब में क्या है कि यूज़ होगा उसको। ठीक है, बाकी 3 रिवर तो उधर बह रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमें क्या है कि, तो ये क्या हो गया, इंटरनेशनल कमिटमेंट एक बना हुआ है, एडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट रिफ्लेक्ट द नेशनल कमिटमेंट। देखो हम कुछ ऐसा फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि जिससे कि जो कमिटमेंट हमने किया है वो क्या हो, टूट जाए, वो एग्रीमेंट टूट जाए, ट्रीटी टूट जाए। ठीक है, जैसे बोला जाता है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई जाई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, तो वो वाला बात है ना। चलो, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द यूनाइटेड नेशन, पार्टिसिपेशन होना किसमें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में, जैसे यूनाइटेड नेशन, सेव्स द डिप्लोमेटिक अप्रोच ऑफ ग्लोबल एक्ट चैलेंजेस। ठीक है, देखो अब देखो कोई भी कंट्रीज अगर कुछ गलती करता है तो यूनाइटेड यूएन क्या कर सकता है, उस पर सैंक्शन लगा सकता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गया इंटरनेशनल कमिटमेंट में। 8 हमारा है ग्लोबल ट्रेंड्स एंड इवेंट्स, कैसा ग्लोबल ट्रेंड्स कैसा चल रहा है, एडेप्टेशन टू चेंज। अब इसको मैं हम आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर कोई चेंज कोई चीज़ हो रहा है तो आपको ही बदलना होगा। देखो सोसाइटी अगर 10 साल पहले और अभी कितना चेंज हो चुका, आप लोग अभी तक आप लोग समझ में आता होगा। 10 साल पहले, 10 साल पहले, हाँ 10-15 साल पहले आप लोग समझ सकते हो कुछ था। 10 साल पहले का ही बात करेंगे, कुछ आपके पास स्मार्टफोन है, अभी जिस फ़ोन से आप देख रहे हो वैसा फ़ोन भी था वहाँ पे। कहीं कहीं घर में तो फ़ोन भी नहीं था, बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी। ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी क्या है, अभी सब कुछ है, सोसाइटी चेंज होता है, तो चेंज के साथ आप लोग भी बदले। ठीक है, तो उसी तरह से हमें भी क्या है, बदलना है। रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में प्रॉम्प्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑन डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, अब देखो ये क्या है, साइबर चेंज के साथ साइबर सिक्योरिटी का पॉलिसीज़ बदला, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑन डिजिटल गवर्नेंस कैसे होता है वो सब चीज़ बदला। ठीक है, ये चीज़ है। देखो, रिस्पॉन्स टू ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस सच इज पैंडेमिक इन्वॉल्व द इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन हेल्थ केयर एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ट्रेंड मतलब क्या है कि किस कुछ ऐसा समय जिस समय वही चीज़ हो रहा हो, जैसे कि कोविड के टाइम में आया था, तो उस समय क्या हो रहा था, क्राइसिस हो रहा था, पेंडेमिक का कंडीशन था। तो उसमें क्या होगा कि हम क्या करें, हमने इंटरनेशनल एक तो अपना अपने कंट्रीज़ में तो बनाया ही वैक्सीन, और उसके बाद क्या किया, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है, तो उससे हमारा हमारा इंडिया का, हमारा भारत जो है, ठीक है, उसका नाम भी रोशन हुआ, हमने क्या किया, हेल्प किया किसी का। चलो अब देखो पब्लिक ओपिनियन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ। एक टॉप पॉइंट था पब्लिक ओपिनियन, यहाँ पर एक 9 पॉइंट ही बन गया। तो उसमें क्या है, डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंस होता है पब्लिक ओपिनियन में। देखो पब्लिक ओपिनियन कैन इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी डिसीजन थ्रू मैकेनिज्म लाइक पब्लिक डिस्करेज, मीडिया ऑवरेज एंड पोल्स। देखो अगर मान के चलो एक मीडिया पे पोल आए कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो पब्लिक का पोल आएगा। पोल मतलब समझ रहे हो, पोल्स में जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑप्शन रहता है ना, 1 2 3 4, तो मान के चलो मैंने 1 टिक किया, किसी ने 2 टिक किया, तो ज़्यादा लोग अगर 1 टिक करते तो वहाँ पता चलता है कि इतने परसेंटेज लोग जो है यहाँ 1 को टिक टिक किया हुआ है। ठीक है, मतलब चूज किया है। तो ये सब चीज़ से क्या होगा, पब्लिक डिस्करेज एंड मीडिया कवरेज। अभी ट्विटर बहुत अच्छा रोल कर रहा है, कितना ज़्यादा टैग जो है वो ट्रेंड में आया है, मतलब कितना ज़्यादा टैग उसमें हुआ है, तो उससे पता चलता है कि अच्छा इतना बार इसका रीट्वीट हुआ है, इतना टैग हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है कि यहाँ पे पब्लिक का ओपिनियन दिखाता है। गवर्नमेंट्स में कंसीडर पॉपुलर सेंटिमेंट इन फ्रेमिंग डिप्लोमेटिक पोजीशन। गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी कि कुछ हम ऐसा करें कि जो डेप्लो क्या बोल सकते हैं, लोगों की सेंटिमेंट के साथ कुछ हो। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा फ्रेम करेगी फॉरेन पॉलिसी को कि मतलब कंसीडर करके क्या करेगी, फ्रेम करेगी डिप्लोमेटिक पोजीशन। मतलब सिंपल है कि फ्रेम करेगी किसको, फॉरेन पॉलिसी को। ठीक है, एक सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए।
देखो, सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी. Cultural influence. Soft power is leverage through cultural exports and education initiative and international media presence. Cultural diplomacy fosters people-to-people connection, promoting mutual अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. देखो, सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी में ही है ना कि अपना सिंपल है यहाँ पर ना. इस पॉइंट को नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन यहाँ बात है, इसका पहले भी डिस्कशन हो चुका है. अपना कल्चर को, अपना नेशन का कल्चर को दूसरे जगह प्रमोट करना. ठीक है, तो कल्चरल डिप्लोमेसी फोस्टर पीपल टू पीपल कनेक्शन. उससे क्या होगा, लोगों के बीच में कनेक्शन होगा, प्रमोटिंग म्यूचुअल इंटरेस्टिंग एंड पॉजिटिव पर्सपेक्शन बनेगा. मतलब कि कंट्री क्या चाह रही है, ठीक है, उसको आपका उसका फॉरेन पॉलिसी में वो चीज़ दिखेगा. ठीक है, मतलब कल्चरल इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी. सिंपल एक पॉइंट है, कल्चरल इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी. अब देखो, अंडरस्टैंडिंग दिस aspects of each determinants provides a comprehensive view of multifaceted nature of foreign policy. एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा, जो फॉरेन पॉलिसी का कोई भी एक डिटर्मिनेंट उस पर रोल नहीं करता. एक डिटर्मिनेंट के कारण क्या होगा, वो कंट्री फॉरेन पॉलिसी नहीं बना देगी. ठीक है, उसको सब डिटर्मिनेंट्स को, एक अगर फॉरेन पॉलिसी बन रहा है उसमें जितने सारे बात हैं, तो उसको सब डिटर्मिनेंट्स के साथ गुजरना होगा. ठीक है, सारा डिटर्मिनेंट जब फुलफिल होगा, ठीक है, आप बोल सकते हैं मैक्सिमम डिटर्मिनेंट्स फुलफिल होगा, सारा ही बोल सकते हैं, तो तब जाके वो एक फॉरेन पॉलिसी बनेगा कि ये अच्छा ये होना चाहिए. ठीक है, कंक्लूजन आपका लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स हो गया. आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लो, है ना. इंस्टाग्राम का लिंक जिला दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, और फिर क्या है, जाके उसे भी फॉलो कर लो अगर इंस्टाग्राम में आप हो. ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन पे आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो पे कमेंट कर दो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, जय हिंद, जय भारत.